Hello, friends. Welcome all of you to the next chapter of CS Executive Setting Up subject, which is different form of business organization and its registration. मॉड्यूल की अगर बात करें तो ये मॉड्यूल में हमारा 6th लेसन है और इसके साथ हम आगे आज बढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर में मतलब पहले वीडियो में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या कंटेंट्स है वो देखा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्यों है, मतलब क्या क्या फैक्टर्स अपने चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं वो सब देखा। नाउ अभी टाइम है कि हम ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ें, इनके डीमेरिट्स मेरिट्स को स्टडी करें और फिर इनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इनको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है वो सब हम देखें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है आपके मॉड्यूल में कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब नया बिजनेस करने का सोचता है तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके मन में आते हैं कि अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करते हैं, कैपिटल कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज क्या रहेंगे और सब वो चीज़ है, मतलब बिजनेस के रिलेटेड। साथ ही साथ एक क्रूशियल डिसीजन उसको ये लेना पड़ता है कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है कि वो इसको अफेक्ट करेंगे और ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, तो इसको अलग से कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। लास्ट चैप्टर में ही हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा है। हमने वो टोटल 16 फैक्टर्स देखे थे जिसके वजह से कभी कंपनी फेवरेबल लगता है, तो कभी सोल प्रोप्राइटर फेवरेबल लगता है, तो कभी पार्टनरशिप फेवरेबल लगता है। वो 16 फैक्टर्स को आपको आपके बिजनेस को वो 16 फैक्टर्स में बिठा के देखना है और बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या आता है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो अभी सोल प्रोप्राइटर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली सोल प्रोप्राइटर इज? तो कुछ नहीं, वन मैन आर्मी वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहता है। एक अकेला बंदा रहता है, उसके नाम पे पूरा बिजनेस रहता है, वो खुद ही मैनेज और कंट्रोल उसको करता है। हाँ, उसके हाथ के नीचे एम्प्लॉयज़ वगैरह रह सकते हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन हमेशा उसके हाथ में ही रहता है। तो अगर छोटे स्केल के सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहती है, मतलब चपरासी से लेके मैनेजर तक वो सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिजनेस में निभाता है। अगर बिजनेस थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ हाथ के नीचे रहेंगे, बट वो सोलली पूरे बिजनेस डिसीजंस के लिए और पूरे बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। पूरे के पूरे असेट्स उसके रहते हैं और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रहती है। वो क्या है, वो डीमेरिट्स में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मेरिट्स देख लेते हैं। इजी फॉर्मेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस में गवर्नड नहीं होता है। इसके लिए इसको फॉर्म करना बहुत ही आसान है। फॉर्म करने का क्या तरीका है, तो कुछ नहीं, अगर आज आपके दिमाग में कुछ बिजनेस आ रहा है, आपके पास बाकी सब रिसोर्सेज वगैरह रेडी है, बाकी सब प्लान रेडी है, तो बस आपको जगह देखनी है और बिजनेस शुरू कर देना है। कौन से लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेशन वगैरह करना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, सोल प्रोप्राइटर को कुछ कंप्लायंसेस रहते हैं, वो क्या है हम आगे देखेंगे, बट दैट आर ऑल नेग्लिजिबल। ठीक है, दैट आर ऑल नेग्लिजिबल। थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, जैसे शॉप एक्ट हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, बट इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कुछ भी आपको ना कुछ एग्रीमेंट वगैरह करने की ज़रूरत है किसी के साथ, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। बस आपके दिमाग में ख्याल है, आप नेक्स्ट डे से आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो, आपके पास जगह होगी तो। बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट मेरिट इज बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल मतलब क्या कि अभी पूरे के पूरे डिसीजन एक ही बंदे के हाथ में है, तो ऑब्वियसली कंट्रोल अच्छा ही रहेगा। मतलब क्या, तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन जो है वो डिले नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, कि एक किराना स्टोर्स वाला बंदा है, उसका बेटा उसके पीछे लगता है कि चल पापा अपने को टॉय स्टोर खोलना है। तो वो पूरा टॉय स्टोर का एनालिसिस करता है, उसको बिज़नेस प्रॉफिटेबल लगता है,
तो नेक्स्ट दिन वही दुकान में या फिर बाजू में वो टॉय स्टोर भी शुरू कर सकता है। तो इसके लिए बेटर कंट्रोल है, क्योंकि एक ही बंदे के हाथ में पूरा बिजनेस है, तो डिसीजंस वगैरह आसानी से लिए जा सकते हैं कि बिज़नेस को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना है या नहीं करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब डायरेक्ट एफर्ट टू रिवॉर्ड रिलेशन यहाँ पे रहता है। मतलब वो बिज़नेस के लिए खुद जितनी मेहनत करेगा उतना खुद ही वो प्रॉफिट कमाएगा। खुद की मेहनत खुद का प्रॉफिट, दैट व्हाट दिस मेरिट सेज। ठीक है। तो इसके लिए उसके पास मोटिवेशन भी रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को भी रेडी रहता है। इसके लिए सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ओनर है उसकी एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम रहती है। फिर बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस। आपने अगर 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो हमने देखा था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। उसमें क्या बोला गया था कि बड़े लेवल पे बिजनेस करने के अपने फ़ायदे रहते हैं, बट यहाँ पे मेरिट में क्या बोल रहे हैं कि छोटे लेवल पे बिजनेस करने के अपने फ़ायदे हैं। मतलब क्या फ़ायदे हैं, तो जैसा कि आपके बुक में अगर देखें उसका एक्सप्लेनेशन ले तो वहाँ पे बोला गया है कि जो भी बिज़नेस है, ठीक है, उसमें फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। फैमिली मेम्बर्स को भी बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी रहती है। तो बाय चांस अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कभी जो भी मेन ओनर है या मेन बंदा है वो बिज़नेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल बीमार है या फिर गाँव गया है, तो दूसरा कोई भी बंदा उसके जगह पे चार्ज ले सकता है, और उसके लिए उसको कुछ ऐसा ख़ास डिग्री वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सब चीज़ें लॉजिकल रहती है, तो छोटा बच्चा भी जाके बिज़नेस संभाल सकता है। फॉर एग्जांपल अभी किसी का किराना का दुकान है, तो बस जो भी बेटा है या फिर जो भी उसकी बीवी या बेटी है उनको बस नॉर्मल ट्रेड सिस्टम समझना चाहिए, पैसे का कैलकुलेशन कितना लेना कितना देना, रेट वगैरह उतना समझने की ज़रूरत है। वो अगर पिताजी गाँव को जा रहे हैं तो वो बच्चे या फिर वो पत्नी दुकान को नेक्स्ट दिन से संभाल सकती है। ठीक है। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशंस में एक और जो भी मेरिट है वो ये है कि हमेशा छोटे ट्रेडर्स के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम्स लाती रहती है, कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट्स देते रहती है। अगर एग्जांपल दूँ तो हाल ही में मतलब जब मोदी गवर्नमेंट सेकेंड टाइम चुन के आई थी तब उन्होंने तुरंत ही अपना एक डिसीजन लिया था कि जो भी छोटे बिजनेस ओनर्स है, छोटे बिजनेस ओनर्स मतलब जिनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है, ऐसे बिजनेस ओनर्स को वो मतलब उनकी 60 ईयर्स ख़त्म होने के बाद मंथली पेंशन 5,000 रुपीज़ की देंगे। तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है। तो ये स्मॉल स्केल के अपने फ़ायदे हैं। नेक्स्ट इज़ इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं या ज़ीरो एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोल प्रोपराइटर खुद ही पूरे चीज़ों को सुपरवाइज करता है। ठीक है। उसको मैनेजमेंट के लिए कुछ अलग से बंदे अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि बिजनेस का साइज़ छोटा रहता है। बट कुछ कुछ सोल प्रोपराइटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये लागू नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई सोल प्रोपराइटर है जो अपने दम पे बहुत बड़ा हो चुका है और उसका बिजनेस बहुत ग्रो कर चुका है, तो उसके लिए उसको फिर टेक्निकल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करना भी पड़ सकता है। बट अगर जनरल टर्म्स में देखें, जनरली सोल प्रोपराइटर का नेचर देखें तो इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए उसको कुछ अलग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहती। सोल प्रोपराइटर हिमसेल्फ इज़ द मैनेजर। ओके, होप आपको मेरिट्स पूरे क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। फिर लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट स्किल। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल मतलब क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो। ठीक है। कहीं ना कहीं जाके कौन से बंदे को लिमिटेशंस तो आती ही है। तो हो सकता है वो कुछ टाइप ऑफ डिसीजन लेने में लैग करें। अगेन मैं पिछले चैप्टर का रेफरेंस देना चाहूँगा। जब मैंने आपको एक सीएस के फर्म के बारे में एग्जांपल दिया था, उसमें बताया था कि आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, कंपनी लॉ की भी प्रैक्टिस करनी है, आपको सेबी की भी प्रैक्टिस करनी है, आपको जीएसटी की भी प्रैक्टिस करनी है, आपको इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो एक बंदे की बस की बात ये नहीं है। एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हर बिजनेस में आता है कि जहाँ के बाद उसको बिजनेसमैन को एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत होती है जो उसका कुछ हिस्सा संभाल सके। ओके, तो हर एक एरिया में उसके पास नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड स्किल होगी, ये ज़रूरी नहीं है। देन लिमिटेशन ऑफ
रिसोर्सेस। ऑब्वियसली मतलब क्या, एक बंदा बिजनेस में इन्वेस्ट कर करके कितना पैसा लगाएगा, घर से कितना पैसा लगाएगा, और घर से भी पूरा पैसा लगा दिया तो लोन ले सकता है, बट लोन भी एक मतलब बैंक एक बंदे को कितना लोन देगी, बैंक के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप चाहे कितना भी ग्रो कर ले, बट हमेशा फाइनेंशियल्स के लिमिटेशंस वहाँ पे आएंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कंपलसरी तुमको नए इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे अपने बिजनेस के लिए। हो सकता है फिर वो पार्टनर्स हो या फिर वो लोन गिवर्स हो, बट लोन गिवर्स भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो पार्टनर जितना इजीली आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उतना इजीली जो क्रेडिट गिवर होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। देन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, तो फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, सोल प्रोप्राइटर पे उसका बिजनेस चल रहा है, उसका बिजनेस का टोटल वैल्यूएशन है, मान लेते हैं 50 लैक्स। ओके, कपड़े की दुकान है उसकी छोटी सी, 50 लैक्स का उसका टोटल बिजनेस का वैल्यूएशन है। बट अभी ऐसा हुआ कि उसने मार्केट से अराउंड 1 करोड़ का लोन लेके रखा है, मार्केट से उसने 1 करोड़ का लोन लेके रखा है। तो अभी समझो वो आगे चल के लोन रिपे नहीं करता है, तो बैंक उसका बिजनेस तो जब्त कर ही लेगी। बिजनेस से बैंक को कितने मिले, 50 लाख रुपीज़। अभी बैंक यहाँ पे रुकेगी क्या, जी नहीं, बैंक अभी बिजनेस ओनर्स के पर्सनल असेट्स के पास आएगी। तो मान लीजिए बिजनेसमैन के पास ज्वेलरी है या फिर घर है 50 लाख रुपए का, तो बैंक उसके ऊपर भी जब्ती कर सकती है, उसको भी लिक्विडेट करके अपना पैसा वसूल कर सकती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसमैन के पर्सनल असेट्स और बिजनेस असेट्स, इसमें कुछ भी डिस्टिंग्विशिंग नहीं होता है। अगर आपके बिजनेस के असेट सफिशिएंट नहीं है आपके लोन रीपे करने के लिए, आपके लाइबिलिटीज़ रीपे करने के लिए, तो आपके घर के या फिर आपके पर्सनल असेट्स भी अटैच हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अभी एक्चुअली लैक ऑफ कंटिन्यूटी और बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल में हमने जो पॉइंट देखा ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बट अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग पॉइंट एप्लीकेबल होता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी में क्या बोल रहा है कि अगर बिजनेसमैन किसी भी रीज़न की वजह से, इलनेस के वजह से या फिर बाहर जाना पड़ा उसके वजह से अनअवेलेबल रहता है, तो हो सकता है बिजनेस अनअटेंडेड रहे। और अगर फॉर एग्जांपल वो मर भी जाता है और उसका कोई वारिस नहीं है, या फिर वारिस है भी तो भी वो बिज़नेस में उतरना नहीं चाहते हैं, तो बिज़नेस को भी बंद करना पड़ेगा। तो कंपनी जैसे परपेचुअल सक्सेशन सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं है, और सोल प्रोप्राइटरशिप कंटिन्यूटी भी लैक करती है कि अगर मेन बिजनेस ओनर को कहीं बाहर जाना हो और उसके पीछे कोई संभालने वाला ना हो, तो उसको बिजनेस बंद ही रखना पड़ता है। तो अभी ऊपर के मेरिट्स और डीमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए हमको इतना तो समझ आया कि जो छोटा बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आसानी से बैठ सकता है। किस टाइप के बिजनेसेस, समझो प्रोफेशनल सर्विसेज या फिर पर्सनल सर्विसेज, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गया, या फिर अपने CA/CS की फर्म हो गई, वो सोल प्रोप्राइटर बोल के प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। फिर छोटी फैक्ट्रीज होगी, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं बट स्मॉल स्केल फैक्ट्री होगी, तो वो एज अ सोल प्रोप्राइटर फंक्शन कर सकते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिया में सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पॉपुलर होने की वजह क्या है, तो सबसे कम से कम कंप्लायंसेस इसमें है। तो कोई भी अगर बंदा बिजनेस करने का सोचता है तो वो हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू ही सोचता है। ठीक है, तो अभी देख लेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस है। ये आपके बुक में इंट्रोडक्शन के बाद अलग से फॉर्मेशन की प्रोसेस दी है, हम इसको पहले ही साथ साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा मॉड्यूल में अगर आप रेफ़र कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, आपको ये मिल जाएगा। प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे फॉर्म करते हैं। तो अभी सबसे पहला रजिस्ट्रेशन आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करते वक्त लेना पड़ेगा, वो है शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का। अभी ये एक स्टेट स्पेसिफिक लॉ है, हर एक स्टेट का शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट अलग अलग बोलता है और उसके अलग अलग सीमाएं हैं रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो ये शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट हर एक शॉप्स को और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को एप्लीकेबल है। हम 13 नंबर के चैप्टर में इसमें और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए आप एक समझ लो कि शॉप एक्ट के अंडर एक सर्टिफिकेट इशू होता है कोई भी अगर बिजनेस शुरू करता है तो, और वो सोल प्रोप्राइटरशिप को लेना ज़रूरी है। लॉ रिलेटिंग टू प्रोफेशनल टैक्स,
प्रोफेशनल टैक्स मतलब क्या, वो एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। इट इज़ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। व्हाट? इट इज़ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। हर एक स्टेट अपना अपना प्रोफेशनल टैक्स का लॉ संभालती है, उसके अलग अलग रेगुलेशंस है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो कोई भी अगर बंदा बिजनेस कर रहा हो या फिर प्रोफेशन कर रहा हो या फिर एम्प्लॉयड हो, जॉब भी कर रहा हो, तो उसको कम मिनिमम मतलब उसको 2500 एनुअली प्रोफेशनल टैक्स जमा करवाना पड़ता है। बिजनेसमैन होगा या फिर कंपनी होगा तो उसको डायरेक्टली लमसम पे करना है 2500 एक फाइनेंशियल ईयर में। और अगर कोई भी जॉब कर रहा होगा तो उसके सैलरी में से मंथली 200 और फेब के मंथ में 300 रुपीज़ ऐसे डिडक्शंस होते हैं। फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? अगर आपको उसके बेनिफिट्स चाहिए और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो तो आपके लिए ये रेलेवेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी ऑप्शनल है, अगर आपको इसके बेनिफिट्स चाहिए तो आप इसका रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टर्नओवर के लिमिट्स है, ठीक है। मतलब सर्विसेज के लिए 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख रुपीज़। तो अगर आप ये टर्नओवर लिमिट्स को क्रॉस करते हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट वॉलेंट्री भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का रजिस्ट्रेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज मतलब क्या कि अगर आपके पास कुछ यूनिक चीज़ है, ठीक है, मान लो आप पब्लिशर हो, आप किताबें लिखते हो, ठीक है, तो आपको आपके बुक्स का कॉपीराइट लेना पड़ेगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कॉपीराइट लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। मान लो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आपकी मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिक प्रोसेस है, या फिर आप कोई तो भी नई टेक्नोलॉजी लेके आए हो, या फिर आप कोई तो भी नए मशीनरी लेके आए हो जिसके वजह से बहुत रेवोल्यूशनरी आपके फील्ड में हो सकती है, मतलब आप बहुत एफिशिएंटली काम करते हो, कुछ भी आपके पास अलग है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको पेटेंट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और समझो फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस के लिए एक नाम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो नाम कोई दूसरा और ना यूज़ करे, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसके वजह से अगर कोई भी आपका नाम कॉपी करता है, मतलब आपका गुडविल कॉपी करने की कोशिश करता है, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। तो उसके लिए ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का भी ऑप्शनल है, बट बहुत ही ज़रूरी है बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज होप आपको शॉर्ट में समझा होगा, क्या क्या रहता है, कॉपीराइट क्या रहता है, पेटेंट क्या रहता है, ट्रेडमार्क क्या रहता है। हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे ही, हमको इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर भी है। और 13 नंबर के चैप्टर में ये रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है इसकी डिटेल्ड प्रोसीजर भी दी हुई है। ओके गाइस, होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे इसके रिलेटेड या कुछ समझा नहीं होगा कौन सा पॉइंट, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो नेक्स्ट वीडियो के टाइम हम इसको और डिटेल में कवर कर सकेंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। तो पार्टनरशिप आपको कुछ मतलब ऐसा अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भली भांति पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझते ही होगे। लेमैन्स टर्म में बोलूँ तो पार्टनरशिप मतलब क्या, एक बिजनेस एक्टिविटी एक से ज़्यादा जन मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा जन अगर साथ में आके कोई एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हम ये बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। अभी पार्टनरशिप लोग क्यों करते हैं, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस है उसमें से ही पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फंड्स की कमी है तो मैं कोई नया पार्टनर मेरे बिजनेस में ले लूँगा जो कि आएगा मेरे को फंड्स देगा। ज़रूरी नहीं मेरे पास फंड्स की ही कमी हो सकता है मेरे पास नॉलेज और स्किल्स की कमी हो, तो मेरे स्किल्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए या फिर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को कोई नया बंदा चाहिए। जैसे मैंने आपको सीएस वाले फर्म का एग्जांपल दिया था कि मेरे को सेबी का पूरा नॉलेज है बट मेरे को कंपनी लॉ के लिए कोई दूसरा बंदा चाहिए, तो मैं कंपनी लॉ एक्सपर्ट को एज अ पार्टनर मेरे फर्म में ले लूँगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप दो चीज़ों की वजह से की जाती है, एक तो आपके पास फंड्स का प्रॉब्लम है या फिर आपके पास स्किल्स का प्रॉब्लम है, या फिर आप बिजनेस में कंटिन्यूटी चाहते हो या फिर जोग्राफिकल एक्सपेंशन चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरा औरंगाबाद में एक बिज़नेस सेटअप है, मेरे को पुणे में भी मेरा बिज़नेस आगे बढ़ाना है, बट अगर मैं औरंगाबाद और पुणे टू एंड फ्रो बार बार ट्रैवलिंग करूँगा तो मेरे को हेल्थ इश्यूज़ आएंगे और मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होगा कि वहाँ का बिज़नेस
फिर दोनों जगह के बिजनेस एफिशिएंटली हैंडल करना। तो उससे बेटर क्या है, मैं कोई तो भी एक पुणे का बंदा ले लूँगा जो भी मतलब मेरा ट्रस्टवर्दी हो, और उसको वहाँ का एरिया दे दूँगा हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस है। जोग्राफिकल लिमिटेशन बोलो, फाइनेंशियल लिमिटेशन बोलो, मैनेजरियल लिमिटेशन बोलो, तो इसके वजह से आपको पार्टनरशिप करनी पड़ती है। पार्टनरशिप एक्ट की अगर बात करें तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये है पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन, आपकी बुक में दी है, आप रेफर कर सकते हो। मतलब एक्ट क्या बोल रहा है, तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ओके, तो एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है ऑब्वियसली, और उनके बीच के कोई तो भी रिलेशन की बात हो रही है। अभी वो बंदों ने क्या एग्री किया है, प्रॉफिट शेयर करने का एग्री किया है। कौन सा प्रॉफिट, तो उन्होंने मिलके जो बिजनेस किया है उसका प्रॉफिट एक तो शेयर कर रहे हैं, या फिर उन्होंने मिलके कुछ ना कुछ उसको कंट्रीब्यूट किया है। जैसे स्लीपिंग पार्टनर रहता है, वो बस अपना पैसा दे देता है, बट वो प्रॉफिट भी लेता है, काम तो नहीं करता। काम हमेशा एक्टिव पार्टनर ही करते हैं। तो हो सकता है एक या दो बंदे ही काम कर रहे हो, बट सब जिन्होंने जिन्होंने जो जो कंट्रीब्यूट किया है वो अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो फर्म बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स ज़रूरी है, और एक बिजनेस एक्टिविटी भी ज़रूरी है। जो बिना बिजनेस का पार्टनरशिप बोलते हैं वो पार्टनरशिप हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम प्योरली कमर्शियल पार्टनरशिप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, और एक कोई तो भी बिजनेस प्लान या बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। होप आपको ये पार्टनरशिप का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो सबसे पहला एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं हमेशा रिटर्न ही हो, ओरल एग्रीमेंट भी पार्टनरशिप के लिए चलता है। बट अगर आपको फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म करनी है, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। बट ओरल बेसिस पे भी आप पार्टनरशिप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो एग्रीमेंट में क्या बोला रहता है कि कुछ नहीं, पार्टनर्स 2 पार्टनर्स साथ में आते हैं, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट रहता है। अभी एग्रीमेंट क्या रहेगा, तो सबसे पहले वो एग्री करेंगे कि बिज़नेस करना क्या है, किस चीज़ का बिज़नेस करना है वो एग्री करेंगे। फिर बिज़नेस का नाम क्या रखा जाए वो एग्री करेंगे। फिर कौन क्या क्या चीज़ें संभालेगा वो एग्री करेंगे। फिर किसका प्रॉफिट कितना रहेगा, किसको सैलरी, कौन से पार्टनर को सैलरी मिलेगी, कितना अपन कैपिटल लाएंगे, ये सब चीज़ें एग्री करेंगे। तो ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी हुई रहती है। फिर एंगेजमेंट इन अ बिजनेस, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पार्टनरशिप हम प्योरली कमर्शियल पार्टनरशिप का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमेशा पार्टनरशिप हम उसको ही बोलेंगे जहाँ पे 2 लोग एक साथ आके पार्टनरशिप कर रहे हो और उनका कुछ ना कुछ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ बिजनेस करने का इरादा होना चाहिए। द नेक्स्ट फीचर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप का यूनिक फीचर ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में शेयर होता है क्या दोस्तों, जी नहीं, वो पूरा का पूरा सोल बेनिफिशियरी रहता है प्रॉफिट्स का, कौन, सोल प्रोप्राइटर। बट यहाँ पे प्रॉफिट्स और लॉसेस को पार्टनर्स को आपस में शेयर करना पड़ता है, प्रॉफिट भी शेयर होता है और लॉस भी शेयर होता है। द नेक्स्ट फीचर इज एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप मतलब क्या, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की बिहाफ पे कुछ ना कुछ डिसीजंस ले सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर दूँ तो मान लो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों पार्टनरशिप में है। हम दोनों का बिजनेस मान लो होटल का है। ओके, हम दोनों मिलके होटल का, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं। अभी हमको रेस्टोरेंट के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए हम एक होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे। तो मेरे पार्टनर को एक जानकारी मिली कि एक होलसेलर ऐसा ऐसा है, बहुत सस्ते में गुड्स देता है। तो वो डायरेक्टली उसके पास चला गया और उसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसने बताया कि हमारी ऐसी ऐसी पार्टनरशिप है, हम दोनों मिलके होटल चलाते हैं और हमको ऐसे ऐसे गुड्स की ज़रूरत है। अभी वो चला गया, अकेला चला गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया बिज़नेस के बिहाफ पे। तो आगे चल के मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे मर्ज़ी के बिना ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, एक पार्टनर ने अगर जाके कौन सा भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो पूरी पार्टनरशिप फर्म वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल रहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल रहती है। ऐसा क्यों, तो उसमें एजेंसी रिलेशनशिप माना गया है। मतलब अभी बाहर के
बंदे की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो बार बार वेरीफाई करे कि इनका आपस में डिसीजन हुआ है क्या, ये दूसरे पार्टनर को पता है क्या। जी नहीं, पार्टनरशिप बेस्ड ही ट्रस्ट के ऊपर रहता है। तो कोई भी बाहर का बंदा अगर एक पार्टनर के साथ डील कर रहा हो तो वो ये अज्यूम करने के लिए फ्री है कि बाकी पार्टनर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी है। तो एजेंसी रिलेशनशिप रहती है। एजेंट एजेंट का मतलब तो आपको क्लियर ही होगा। मेरा एजेंट मतलब क्या, मेरे बिहाफ पे वो कुछ भी चीज़ें कर सकता है, उसको मैं मेरा एजेंट बोलूँगा। तो हर एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट रहता है। तो एक पार्टनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है पार्टनरशिप के लिए तो पूरी पार्टनरशिप उसके लिए लाइबल रहती है। द नेक्स्ट फीचर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने सोल प्रोप्राइटर में भी देखा क्या है, मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दिया। सेम यहाँ पे लागू होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का पूरा बिजनेस असेट्स लोन रीपे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर के पर्सनल असेट्स को भी सीज किया जा सकता है, पर्सनल असेट्स को भी बेचा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। देन कॉमन मैनेजमेंट। कॉमन मैनेजमेंट मतलब क्या, तो हर एक पार्टनर को अधिकार है वो डे टू डे बिजनेस में अपना पार्ट ले सकता है। तो कॉमन मैनेजमेंट मतलब ये हुआ कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो या फिर जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो सबकी सहमति से ले रहे हो, सबकी रजामंदी से ले रहे हो। बिना कोई भी एक पार्टनर के रजामंदी के आप कौन सी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले नहीं सकते। हाँ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप ऐसा बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनर जो है वो वर्किंग पार्टनर है, डे टू डे रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो खुद ले लेगा, मतलब छोटे छोटे डिसीजंस, ठीक है, उतना उसको लिबर्टी दी हुई है। बट जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात आती है दोस्तों, तब सब पार्टनर्स को आपको कॉन्फिडेंस में लेके वो डिसीजन लेना पड़ता है। अगर एक पार्टनर भी नहीं बोलता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो कॉमन मैनेजमेंट मतलब क्या, सब पार्टनर्स मिलके बिजनेस को मैनेज करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ओके, तो कोई भी पार्टनर अपने शेयर्स दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल सब पार्टनर्स की रजामंदी हो। अगर सब राजी है तो क्या प्रॉब्लम है, ये जो पुराना पार्टनर रिटायर हो जाएगा, नया पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा। बट ऐसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र कोई भी पार्टनर खुद बिना बताए नहीं कर सकता। जैसे कि कंपनी की अगर हम बात करें तो आपने फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक्स वगैरह लेके रखे हैं कंपनी के, तो आपको कंपनी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती शेयर मार्केट में वो शेयर्स को बेचने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे पार्टनरशिप में ऐसा नहीं चलता है। पार्टनरशिप में अगर आपको आपका शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करना होगा तो सब पार्टनर्स की रजामंदी आपको लेनी ज़रूरी है। देन रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन फीचर पार्टनरशिप में क्या है, तो ये ऑप्शनल है। ओके, दिस इज़ ऑप्शनल। यहाँ मतलब इंडिया में कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप को रजिस्टर करना, बट अगर पार्टनर्स चाहे तो वो फर्म को रजिस्टर भी कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं तो प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप फर्म का पैन कार्ड नहीं निकाल सकते हो, और बिना पैन कार्ड के आपके बैंक अकाउंट नहीं खुलता है, आपको लोन वगैरह नहीं मिलता है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन की अगर बात करूँ तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी करवाना ही पड़ेगा। बट जहाँ तक कि लॉ की बात है, पार्टनरशिप एक्ट की बात है, वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन को ऑप्शनल रखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या है, क्या बोलता है, तो कोई भी पार्टनर अगर मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है तो हमेशा फर्म्स को आपको डिज़ोल्व ही करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा फर्म को आपको डिज़ोल्व करना पड़ता है कौन से भी केस को लेके। तो परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप में गारंटेड नहीं है। और अगर आपको बिजनेस को कैरी ऑन करना है तो आपको ओल्ड पार्टनर के पूरे ड्यूज़ को सेटल करना पड़ेगा, जो भी उसका लेना देना है वो पूरा सेटल करना पड़ेगा। फिर जाके बाद ही आप नया बिजनेस वो नाम से कंटिन्यू कर सकते हो, और वो नाम से बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए भी आपको पुराने पार्टनर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स देख लेते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो 3 टाइप ऑफ पार्टनरशिप अपने को सिलेबस में है। एक है पार्टनरशिप एट विल, दूसरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड तीसरी है पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन। पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या, तो इसका कोई भी ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं रहता है। ये पार्टनर्स को जब चाहे तब इसको बंद करवा सकते हैं। तो इसमें रिस्क भी रहता है।
फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप एट विल का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी एक आके अगर बोल दे कि अभी पार्टनरशिप को बंद करो तो उनको कंपलसरी डिसॉल्व ही करना पड़ता है। तो बंद होने की टांगती तलवार हमेशा पार्टनर्स के सर के ऊपर मंडराती रहती है, क्योंकि ये एट विल है। अगर कोई भी एक पार्टनर बोले कि आज से बिजनेस बंद, तो उनको बंद ही करना पड़ता है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। हाँ, वो बिजनेस को नई पार्टनरशिप बना के कंटिन्यू कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बट वो जो बिजनेस है जो पुराना था उसको तो डिसॉल्व ही करना पड़ेगा। तो जहाँ पे कोई भी फिक्स ड्यूरेशन कोई बोलता नहीं है या फिर कोई फिक्स्ड पर्पस बोलता नहीं है, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है कि आपकी पार्टनरशिप एट विल है। ओके, देन नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब क्या? तो कोई भी एक ये स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई पार्टनरशिप है। मतलब वो एक बार काम ख़त्म हो गया तो ये पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर एग्जांपल दूँ तो अभी हमारा औरंगाबाद टू जलगांव का रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है। उसका मान लीजिए जब टेंडर निकला था तब दो जो बिल्डर्स थे, रियल इस्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनको उसके लिए अप्लाई करना था। बट दोनों को पता था कि अपने रिसोर्सेज इतना बड़ा रोड बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना ली। दोनों एक साथ आके पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना ली, ठीक है। और इनकी पार्टनरशिप अभी कब तक रहेगी? जब तक वो रोड नहीं बन जाता तब तक, ठीक है। एक बार रोड का काम खत्म हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गई पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो किसी एक एक्टिविटी के लिए की जाती है। एंड पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, तो इसमें ड्यूरेशन स्पेसिफाइड रहता है कि ये पार्टनरशिप कितने दिन या कितने महीने या कितने साल चलेगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा इसका ड्यूरेशन फिक्स्ड रहता है। वो ड्यूरेशन एक बार ख़त्म हो गया तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। होप आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप समझे होंगे। अभी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, तो हमको सिलेबस में 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है वो हमको डिस्कस करने हैं। एक है एक्टिव पार्टनर्स, दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर्स, तीसरा है नॉमिनल पार्टनर्स एंड चौथा है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो एक्टिव पार्टनर्स मतलब ऐसे पार्टनर्स जो बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, वो ऑन फील्ड एक्चुअल में बिजनेस को मैनेज करते हैं। ऐसे पार्टनर्स को हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर्स। हो सकता है सबके सब एक्टिव पार्टनर्स हो, उन्होंने अपना अपना एरिया डिवाइड करके लिया हो, या हो सकता है कुछ ही एक्टिव पार्टनर्स हो, अगर इतनी वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं होगी तो बाकी सब स्लीपिंग पार्टनर्स रह सकते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर्स क्या है? मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस के लिए पैसा तो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, कैपिटल तो लगा देते हैं, बट ये कोई भी डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते। हाँ, इंपॉर्टेंट डिसीजन जब लेने की बारी आती है तब इनकी राय भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट्स इनका भी अफेक्ट होगा कौन से भी पार्टनरशिप के डिसीजन के वजह से। तो ये कैपिटल देते हैं, डे टू डे बिजनेस में तो सब हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए आपको इनको कंसल्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर्स। तो नॉमिनल पार्टनर्स मतलब ऐसे पार्टनर्स रहते हैं तो ना ही ये बिजनेस को कुछ पैसा देते हैं, ना ही इनको कुछ बिजनेस के आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये टाइप ऑफ पार्टनर्स रहता ही क्यों है, ठीक है। बट ये लोग जनरली प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ऐसे लोग रहते हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मतलब मेरे और मेरे 2-3 दोस्तों को मिलके हमको एक पार्टनरशिप फर्म में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करना है, बट हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा पब्लिक में या फिर लोगों में फैला दें कि हमारे कंपनी में या हमारे फर्म में कोई लोकल एमपी या एमएलए भी एज अ पार्टनर है, तो अपने को ज़्यादा बिजनेस मिल सकता है, अपने को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि हम चारों मिलके जाते हैं हमारे लोकल एमपी एमएलए के पास, उनको बोलते हैं कि हम ऐसा ऐसा बिजनेस करने वाले हैं, आप बस आपका नाम दो एज अ पार्टनर फर्म में, आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई आपको पूछे कि आप ये फर्म में पार्टनर हो तो हो क्या, तो बस आपको बस हाँ बोलना है, आपसे ना हम कुछ पैसा वगैरह लेंगे। हाँ, हम आपका नाम यूज़ करने के लिए जो भी चार्जेस है, जो भी मंथली चार्जेस है वो हम आपको देते जाएंगे, बट आप बस लोगों में इतना बोल के रखना कि आप भी ये पार्टनरशिप फर्म में हो, ताकि फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपके नाम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो लोकल एमपी एमएलए है
वो ये केस में नॉमिनल पार्टनर है, ना उसने कुछ पैसा दिया, ना उसको शेयर इन प्रॉफिट्स भी नहीं मिल रहे, और ना ही उसको हमारे डिसीजन से कुछ लेना देना नहीं कि हम बिजनेस में क्या क्या डिसीजंस ले रहे हैं। बट हाँ, वो ऑब्वियसली अपना नाम यूज़ करने के, अपना नाम देने के कुछ ना कुछ चार्जेस प्रैक्टिकली लेगा, ठीक है। बट उसको शेयर इन प्रॉफिट नहीं बोल सकते, उसको नेम यूजिंग चार्जेस आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब क्या, तो वो एक ऐसा पार्टनर है, इनिशियली तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं था, ठीक है, इनिशियली तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं था, बट वो लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो ये पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, वो ये पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, और लोग भी ये मान लेते हैं, और वो पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी लोगों को ये गलत फहमी दूर नहीं करते, वो भी लोगों को यही बोलते कि हाँ ठीक है वो भी हमारा पार्टनर है। तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ओके, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप CS बन गए, ओके, आप CS बन गए, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आपके लोकल एरिया के CS का नाम आपके साथ जोड़ दोगे, या फिर कोई भी फर्म का नाम आपके साथ जोड़ दोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलने के चांसेस है। तो आप क्या करते हो, मान लेते हैं कोई भी एक CS है आपके एरिया का जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को बताना शुरू कर देते हो कि यार वो CS का मैं भी पार्टनर हूँ, उन्होंने मेरे को भी एज अ पार्टनर लिया है, तो उसके वजह से आपको काम मिलना शुरू होता है। अब ये बात वो CS को भी पता चल जाती है, ठीक है, कि आप उसका नाम यूज़ कर रहे हो या आप खुद को उसका पार्टनर बता रहे हो, बट वो भी इसके ऊपर कुछ बोलता नहीं है, और समझ लो आपके बीच में एग्रीमेंट है, आप उसके लिए उसको कुछ स्पेसिफिक चार्जेस भी देते हो, तो ऐसे केस में आप बन जाओगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ओके, होप आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा। आपके मन में एक और टाइप ऑफ पार्टनरशिप होगा, पार्टनरशिप बाय एस्टोपेल। तो पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट और पार्टनरशिप बाय एस्टोपेल नियर अबाउट सेम ही रहता है, बट एक बेसिक डिफरेंस उसमें ये है कि होल्डिंग आउट में फर्म भी एग्री करती है कि वो हमारा पार्टनर है, बट एस्टोपेल में फर्म एग्री नहीं करती है कि वो हमारा पार्टनर है, मतलब फर्म का अभी तक कुछ भी उसमें फर्म का उसमें कुछ भी हाथ नहीं रहता है उसको खुद को पार्टनर बताने में। ओके, नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इजी टू फॉर्म, ओके, सेम सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा पार्टनरशिप एक्ट है, बट वो कौन से भी कंप्लायंस पार्टनरशिप के ऊपर थोपता नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट बस इसके लिए बनाया जाता है कि अगर कोई चीज़ों के ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है पार्टनर्स में, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना चाहिए उसके लिए वो पार्टनरशिप एक्ट है, तो उसमें कुछ भी कंप्लायंसेस नहीं है। इसके लिए ये पार्टनरशिप भी इजी टू फॉर्म है, और रिटर्न एग्रीमेंट कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है, ओरल एग्रीमेंट भी चलता है, देयरफॉर इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म एज गुड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट एडवांटेज इज पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या, तो बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक जगह पे आप पार्टनरशिप के थ्रू ला सकते हो। पूलिंग का बेसिक मतलब क्या, जब आप वाटर पूल वगैरह बोलते हो तो उसका मतलब क्या रहता है, तो बहुत सारे पानी को इकट्ठा ला के रखा है, बांध के रखा हुआ है एक जगह पे, तो उसको बोलते हैं वाटर पूल। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पूल मतलब क्या, तो अलग अलग लोगों के फाइनेंसेस एक साथ इकट्ठा आप एक बिजनेस में ला के बांध के रखते हो, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो कोई भी सोल प्रोप्राइटर को या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को अपना बिजनेस एक्सपांड करना होगा, तो ज़्यादा पार्टनर्स लाके वो ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पूलिंग ऑफ मैनेजरियल स्किल, ठीक है। ये एग्जांपल अगेन वही जो मैंने आपको CS का दिया था। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड पार्टनर्स अपने फर्म में लोगे, तो आपका स्किल लेवल भी, मतलब ओवरऑल बिजनेस का स्किल लेवल, ओवरऑल बिजनेस की एफिशिएंसी, ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। देन बैलेंस्ड बिजनेस डिसीजन। बैलेंस बिजनेस डिसीजन मतलब क्या, कि कोई भी अगर आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हो पार्टनरशिप में, तो वो सब पार्टनर्स को आपस में कंसल्ट करके लेते हो, बराबर है। तो हर एक पार्टनर अपना अपना उसके ऊपर एनालिसिस करता है, अलग अलग एंगल से वो डिसीजन के ऊपर एनालिसिस होता है, और इसीलिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बिज़नेस के अच्छे के लिए ही लिया जाता है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है बैलेंस्ड बिजनेस डिसीजन। मतलब क्या, चार अलग अलग लोग अपना वो डिसीजन के ऊपर अलग से दिमाग लगाते हैं, और अगर चारों ने उसको मान लिया, इसका मतलब वो डिसीजन बेटर है, ठीक है।
सोल प्रोपराइटर में देखो ऐसा हो सकता है कि एक बंदा कुछ सोचना भूल जाए या फिर जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले ले, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में हर एक बंदा अपने अपने एंगल से सोचता है, तो उसको बैलेंस डिसीजन लेना आप बोल सकते हो। देन नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये मेरिट क्यों है दोस्तों? क्योंकि सोल प्रोपराइटर में अगर आप देखोगे तो ये जो रिस्क है वो एक ही बंदे के ऊपर आती है, बट वेरस पार्टनरशिप में क्या होता है, ये रिस्क अलग अलग लोगों में शेयर होती है। तो कोई भी एक पार्टनर की अगर हम बात करें तो उसकी सोल प्रोपराइटरशिप के कंपैरिजन में कम रिस्क रहती है। ठीक है, मान लो एक बड़ा बिजनेस है, आप उसको एज अ सोल प्रोपराइटर भी शुरू कर सकते हो, आप एज अ पार्टनर भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, उसकी पूरी रिस्क मान लेते हैं एक अमाउंट 1 करोड़ रुपए की है। ठीक है, बट आप क्या करते हो, 4 पार्टनर बोल के उसको चलाते हो, तो रिस्क आपस में बट डिवाइड हो गई, 25-25 लाख की रिस्क हो गई। तो समझो कल बिजनेस फेल भी हो जाता है तो ये 1 करोड़ का लोड पूरा का पूरा सोल प्रोपराइटर के ऊपर आ जाएगा। वेयर एज पार्टनरशिप में इतना बड़ा लोड किसी भी बंदे के ऊपर नहीं आएगा, एक बंदे के ऊपर मैक्सिमम 25 lakhs का लोड आ सकता है। होप यू आर ऑल क्लियर ऑन दिस। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। लिमिटेशंस में क्या है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। मतलब क्या, जैसे हमने पहले ही देखा कि कोई भी बंदा अगर रिटायर होना चाहता है या फिर पागल हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में आपको पार्टनरशिप को बंद ही करवाना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिकली आप न्यू पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, बट वो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो वो पार्टनरशिप को आपको डिसॉल्व ही करना पड़ता है। देयरफॉर अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस इज देयर। ठीक है, कब तक चलेगी पार्टनरशिप हम बोल नहीं सकते, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब ये है। ठीक है, और एट विल के ऊपर भी मैंने आपको बताया, पार्टनर्स के दिमाग के ऊपर टांगती तलवार रहती है। कोई भी पार्टनर कल आके बोल देगा कि आज से बिजनेस खत्म, तो उनको बिजनेस बंद ही करना पड़ता है। तो बिजनेस कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये पहला पॉइंट बोलता है। देन नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। हमने एक एजेंसी रिलेशनशिप पढ़ा था, देखो। ठीक है, एजेंसी रिलेशनशिप पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम 2 दोस्त बोल के पार्टनरशिप में है, दोनों बोल के होटल चला रहे और एक ही दोस्त जाके कॉन्ट्रैक्ट करके आया रॉ मटेरियल्स का। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, मान लेते हैं अगर ये दोस्त ने बिना सोचे समझे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और मेरे को पूछा नहीं, बट मैं तो आंसरेबल रहूँगा सबको, क्योंकि एजेंसी रिलेशनशिप है। ठीक है, लोग तो यही मानेंगे कि मैं भी वो डिसीजन में इन्वॉल्व था। तो मान लो कोई एक पार्टनर अगर गलत डिसीजन लेता है तो उसका नतीजा पूरे सब पार्टनर्स को भुगतना पड़ता है। ये सेकंड पॉइंट बोल रहा है। देन रिस्क ऑफ डिसहार्मनी। डिसहार्मनी मतलब क्या, कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो यूनानिमस वोटिंग चाहिए। यूनानिमस मतलब क्या, सब लोगों ने फेवर में वोट करना चाहिए तभी डिसीजन लिया जाएगा। अगर एक बंदा भी अपोज में वोट करता है तो वो डिसीजन पार्टनरशिप में नहीं लिया जाता है। बट अभी इसके वजह से क्या होगा, देखो क्लैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर समझो कोई एक बंदा आया, उसने डिसीजन रखा, एक बंदे ने मना कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम वो डिसीजन लेके आया, वही बंदे ने मना कर दिया, तो अभी ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, क्लैशेस शुरू हो जाएंगे। ये क्या बोलेगा कि यार ये मेरे चीज़ों को हमेशा बुरा ही बोलता है, ये मेरे चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, और झगड़े होने के चांसेस रहते हैं। और झगड़ों की वजह से हो सकता है बिजनेस का नुकसान भी हो सकता है और बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो रिस्क ऑफ डिसहार्मनी हमेशा वहाँ पे रहती है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन विड्रॉल ऑफ शेयर। ये हमने फीचर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कोई भी अगर पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफ़र करना हो तो वो हमेशा सब पार्टनर्स की उसको रजामंदी लेनी पड़ती है, तभी वो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। देन लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, तो ये जो बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी, जो भी लोन देने वाले इंस्टीट्यूशंस है ना, इनका पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत कम कॉन्फिडेंस रहता है। वो उनको लोन देना प्रेफर नहीं करते। क्यों प्रेफर नहीं करते, तो इसका आंसर है पहले पॉइंट में, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब क्या, तो बैंक हमेशा क्या बोलती है कि यार पार्टनरशिप फॉर्म का कुछ सच्चा नहीं है, वो कब बंद हो जाएगा, इनमें से कौन सा पार्टनर कब रिटायर हो जाएगा, कब डिसॉल्व हो जाएगी या कब पागल हो जाएगा, तो कुछ बोल नहीं सकते। और हर एक केस में पार्टनरशिप को बंद ही करवाना पड़ता है। और अगर बाई चांस अगर हम पार्टनरशिप को बंद कर दे तो पूरा का पूरा पैसा बैंक को वापस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी
नहीं रहती है, इवन दो वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पैसा मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए पार्टनरशिप में ये बोला जाता है कि इंस्टीट्यूशंस का, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है, ये पॉइंट बोलता है। एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ एक्सपांशन, अभी ये कंपनी के एंगल से बोल रहे हैं क्या कि पार्टनर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 20, ठीक है, और 20 लोग ला के कितना पैसा लाएंगे, ठीक है, वो कितना एक्सपांशन कर पाएंगे, कंपनी से ज़्यादा तो एक्सपांशन नहीं करेंगे। तो ये जो पॉइंट है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ एक्सपांशन, ये कंपनी के एंगल से बताया गया है कि कंपनी जितना एक्सपांड हो सकती है, जितनी बड़ी हो सकती है, उसके कंपैरिजन में पार्टनरशिप के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। 20 पार्टनर ही आप ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं जाके आपको ये फंड्स कम लगेंगी, आपको ये नंबर कम लगेगा। ओके, तो इसका अगर हम कंक्लूजन निकालने का सोचे तो हम ये बोल सकते हैं कि एक मीडियम लेवल के बिज़नेस के लिए पार्टनरशिप एक अच्छा बिज़नेस माना जा सकता है। बट अगर आप उसको लार्ज स्केल में लेके जाओगे तो जितने ज़्यादा पार्टनर्स बनेंगे उतने ज़्यादा आपको वोटिंग करवाना पड़ेगा और उतने ज़्यादा क्लैशेस होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो जहाँ तक मीडियम लेवल का आप बिज़नेस करोगे, 7 to 8 पार्टनर्स, वो भी उनका आपस में बॉन्ड अच्छा होगा, तो वो आप बिज़नेस कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, होपफुली आपको ये पार्ट 1 के पूरे एक्सप्लेनेशन समझे होंगे। बचा हुआ चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको ये पार्ट में जो भी डाउट्स होंगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में कवर कर सकें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।